दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो समास पढ़ने वाले, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि इसमें 10th क्लास हो या आपको 12th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, इसमें समास 100% पूछा जाता है। कम से कम तो 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और समास जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप कोई भी शब्द को देखते आप ये बता दीजिएगा कि समास का कौन सा है, ठीक है ना। जैसे समास जो 6 प्रकार का होता है, तो इस तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है। तो वीडियो आप पूरा से पूरा अपना वॉच करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास कहते किसको है। तो समास कहते हैं क्या कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो कम से कम क्या, कम से कम जो है कि 2 पद कम से कम मिला रहना चाहिए। जैसे देखिए राम है, श्याम है, भवन है, राजभवन है, ये सब क्या है, ये सब टोटल जो है हमारा ये समास है, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं आगे क्या है कि समास कितने प्रकार के होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या कहा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार का होता है, जो कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार का होगा, डायरेक्ट ही पूछ देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 6 प्रकार के होता है, कौन कौन है, तो पहला तत्पुरुष समास है, दूसरा कर्मधारय समास है, तीसरा बहुव्रीहि समास है, इसके बाद द्वंद्व है, द्विगु है, इसके बाद अव्ययी भाव समास है। ये सारे को हम तो इसका डिफिनीशन तो जानेंगे, इसका परिभाषा तो खैर जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे, लेकिन परिभाषा के साथ जो है कि इसमें हम सिर्फ ओनली हम ट्रिक का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि ट्रिक से हम ये समझेंगे कि कौन तत्पुरुष समास है, कौन कर्मधारय समास है, कौन बहुव्रीहि समास है, कौन द्वंद्व है, कौन द्विगु है, कौन अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं और वीडियो में आप पूरा बने रहेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव इस पर प्रैक्टिस हम ये सारे 6 पर, ये 6 भेद जो होता है, ये सारे 6 भेद पर आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो समास का पढ़ने का या देखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ कारक का हम सबसे पहले यहाँ देख लेंगे। क्या देखेंगे, तो चिन्ह देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमको जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ने वाले हैं इसका जो 6 भेद जो पढ़े हैं ना, इसमें तत्पुरुष समास पहचानने में हमको, यहाँ तत्पुरुष समास पहचानने में हमको सबसे ज़्यादा वहाँ से ही मदद मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आप ये भी याद रखेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ से आपको 1 नंबर का बन गया। तो कौन कौन होता है, तो यहाँ हम देख लेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीक़ा से है। तो पहला क्या है, कर्ता, इसका चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने 0 है, ठीक है ना। कर्म को, करण के को यहाँ 0 कर सकते हैं, करण से, ठीक है ना, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ये अलगाव के संबंध में होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, संबंध है, संबंध काके की होता है, ठीक है ना, अधिकरण में पर। और संबोधन क्या होता है, हे, अजी, अरे, ओजी, ये तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो देखिए इसका उपयोग जो है कि हमको तत्पुरुष समास में कैसे यूज होता है, यहाँ हम सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और दूसरा प्रधान पद इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये तो हम जो पढ़े इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, और हमको समझना भी नहीं है। तत्पुरुष समास में हमको क्या करना है, किसी भी शब्द को हमको क्या करके देखना है, विग्रह करके देखना है, ठीक है ना, विग्रह करके देखना है। और उस विग्रह जब करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि कारक का ये चिन्ह ये सब आता है या नहीं आता है। जैसे ने है, को है, से है, ये सब जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह देख लेंगे कि आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है और सारे उदाहरण को हम देख लेते हैं, विग्रह कर करके देखते हैं। देखिए सिर तोड़, सिर तोड़ का मतलब क्या हुआ, सिर तोड़ का मतलब हुआ सिर को तोड़ने वाला, ठीक है ना, सिर को तोड़ने वाला, ठीक है ना, सिर को तोड़ने वाला। तो देखिए इसमें क्या आ गया, को आ गया। इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, तो ये तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है ना। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का मतलब क्या हुआ कि चिड़िया का घर, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी कारक का चिन्ह आ रहा है। इसके बाद रस भरा, इसका मतलब क्या हुआ, रस से भरा, ठीक है। कोई भी आपको वर्ड दे देगा और उसको जो है इस तरह से विग्रह करना है, ठीक है ना, रस से भरा। तो अगर आपको कारक का पूरे टोटल जो कारक का जो 8 भेद होता है, 8 प्रकार है, ये टोटल हम याद रखेंगे, उसका चिन्ह भी याद रखेंगे। अगर हमको कारक का चिन्ह अगर बीच में आ जाता है ना, तो यूं ही हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो तत्पुरुष समास है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, रसोई घर, इसका मतलब क्या हुआ कि रसोई के,
ठीक है, रसोई के लिए घर। इसका मतलब देखिए यहाँ के लिए आता है कि नहीं आता है, ये सब आ रहा है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र। तो यहाँ हमको स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि ये सब में क्या आ रहा है, तो कारक का चिन्ह हमको आ रहा है। देखिए का आ गया, के आ गया, से आ गया, का, को, की, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि एक तो स्पष्ट रूप से हमको ये पूछ देगा, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्टिव में हम समझेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आप यहाँ ये समझ गए कि हमको जो है कि जहाँ हमको विग्रह कर देंगे, ठीक है ना, विग्रह जब ही हम कर देंगे तो हमको अगर कारक का कोई भी चिन्ह, इसमें जो हमको जो कोई भी चिन्ह जो है कि जो ऐसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये कोई भी चिन्ह अगर आ जाता है उस विग्रह करने में, तो हमको समझ जाना है कि वह तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। अगला अब हम लोग देख लेते हैं क्या, कर्मधारय समास देखते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास हमको क्या कह रहा है, कर्मधारय कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हुआ कि ये भी डिफिनीशन हमको समझ में नहीं आया। तो इसका ट्रिक क्या है, कर्मधारय का मतलब क्या होता है, जो यहाँ हम देख लेंगे क्या, जो हमें कर्म के द्वारा, ठीक है ना, जो हमें कर्म के द्वारा प्राप्त है, ठीक है ना, जो हमें कर्म के द्वारा प्राप्त होगा ना, उसी को डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, कर्मधारय कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे नवयुवक है, नवयुवक कम से कम कितना वर्ष का कहला जाता है, तो देखिए अगर 15 वर्ष हो, 16 वर्ष हो, 17 वर्ष हो या 18 वर्ष हो, तो ये आपको नवयुवक होने के लिए ये अपने कर्म से आप नवयुवक हुए। जैसे अगर यहाँ 15 वर्ष दिया है तो 15 वर्ष आपको इंतजार करना पड़ा नवयुवक होने के लिए। या कोई आदमी अगर किशोरावस्था के है, ठीक है ना, यहाँ पर अगर नवयुवक नहीं देकर के यहाँ पर किशोरावस्था दे देगा, तो किशोरा अवस्था जो है कि वो कौन सा समास है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि वो कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि हमको ये है कि किशोरावस्था अगर यहाँ पर अगर 15 वर्ष को अगर कहा जा रहा है, ठीक है ना, तो 15 वर्ष हमको इंतजार करना पड़ा, मतलब कर्म करना पड़ा 15 वर्ष, इसके बाद हम किशोरावस्था में आ गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद पीताम्बर है, ठीक है ना, पीताम्बर मतलब पिता। पिता किसी भी व्यक्ति को अगर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले कर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। 18 वर्ष या 20 वर्ष में उसको जाकर के कहीं जाकर के मैरिज होता है, इसके बाद वो पिता बनता है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि अगर वो 20 वर्ष का अगर हुआ और 20 वर्ष उसको कर्म करना पड़ा, 20 वर्ष उसको इंतजार करना पड़ा, तो जो हमें कर्म से प्राप्त हो जाएगा। जैसे परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को आप परमेश्वर नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, उसका कर्म ही जो उसको परमेश्वर का स्थान उसको दिला देता है। या महात्मा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, यहाँ महात्मा दिया हुआ है। तो आप किसी भी व्यक्ति को महात्मा, किसी भी जो व्यक्ति अगर राह चल रहा है, राह चलते हुए व्यक्ति को आप तो महात्मा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते होइए कि गांव घर में भी देखते होइएगा कि वो व्यक्ति पहले कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना, और बाद में चल करके देखिएगा कि वो चंदन टीका ये सब वगैरह ये सब करने जो लगता है, तो लोग उसको क्या कहने लगता है, महात्मा कहने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है कि महात्मा की तरह वो कर्म करने लगा, ठीक है ना, तो उसको अपने कर्म से वो महात्मा का उपाधि प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि अपने कर्म से किसी व्यक्ति को जो चीज़ प्राप्त हो जाएगा ना, उसको कर्मधारय कहा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या, अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास को देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास हमें क्या कह रहा है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसमें भी हमको कुछ याद नहीं रखना है परिभाषा। बहुव्रीहि समास वह होगा जो, ठीक है ना, आप देखिए ट्रिक देखिए कि जो भगवान के नाम पर शब्द होगा, ठीक है ना, या उसका पर्यायवाची, ठीक है ना। आप यहाँ समझेंगे क्या कि जो भगवान के नाम पर शब्द होगा या उसका पर्यायवाची होगा, तो हम समझ जाएंगे क्या है, वह बहुव्रीहि समास है। आप समझेंगे यहाँ पर जो है कि यहाँ क्या दिया है, ये एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, सरस्वती ले लेते हैं, ठीक है ना। सरस्वती को ही क्या कहा जाता है, सरस्वती का ही पर्यायवाची क्या होता है, वीणा पानी, ठीक है ना। मतलब तरह तरह से जो है कि नाम सरस्वती जी को, सरस्वती माँ का नाम को पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख लेंगे कि देखिए ये भगवान के नाम पर आ गया, जो भगवान के नाम पर आ जाएगा ना, या भगवान का पर्यायवाची आपको दिखाई दे, ठीक है ना, तो आपको समझ जाना है कि वो बहुव्रीहि समास है। तो कैसे, यहाँ पर हम देख लेंगे, देखिए महादेव,
महादेव भगवान का नाम है कि नहीं है? भगवान का नाम है, इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। ब्रह्मा भगवान के नाम पर है, ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। सरस्वती क्या है? ये भगवान का नाम है, तो इसका मतलब ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। देखिए शिवाजी हो, नीलकंठ हो, नीलकंठ किसको कहा गया है? तो नीलकंठ जो है किसको कहा गया है? तो शंकर जी को कहा गया है। किसे कहा गया है? शंकर जी को कहा गया है। तो शंकर जी क्या है? भगवान है, जिसको भोले बाबा कहते हैं, ठीक है ना, भोले नाथ कहते हैं या भोले बाबा कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, भगवान के नाम अगर आपको दिखाई देगा, देखिए दशानन, आप कहिएगा कि दशानन तो ये रावण को कहा जाता है, रावण तो हमारे लिए भगवान नहीं है, लेकिन ये अगर दशानन को, रावण को जहाँ पूजा जाता है उसके लिए तो वो भगवान है। जैसे अगर वहाँ अगर चले गए आप, लंका में अगर चले गए तो वहाँ क्या हो जाएगा? उसके लिए तो वो भगवान है, उसको तो वहाँ उसको पूजा किया जाता है। जैसे वीणा पानी हो गया, वीणा पानी किसको कहा जाता है? सरस्वती जी को कहा जाता है, भगवान के नाम पर आ गया। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? शंकर जी को ही कहा जाता है, भोलेनाथ को ही, भोले बाबा को ही कहा जाता है। तो आपको इस तरीका से देख लेना है कि अगर भगवान के नाम पर कोई भी शब्द आ गया ना, तो यूं ही समझना है आपको कि ये क्या है? ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर क्या है? सो देखिए द्वंद्व समास, चौथा नंबर क्या है? द्वंद्व समास। इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अवयव का लोप हो जाता है, ठीक है ना, और इसमें कुछ विपरीत भी रहता है। तो आप यहाँ समझेंगे कि इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, आपको योजक क्या हो जाना चाहिए? योजक चिन्ह, ठीक है ना, योजक चिन्ह इसमें आपको दिखाई देना चाहिए। अगर योजक चिन्ह कुछ आपको, ठीक है, तो आगे जो है कि हम लोग अब यहाँ पर जो है कि यहाँ देखने वाले क्या है? द्वंद्व समास देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है? द्वंद्व समास। तो आइए हम देख लेते हैं द्वंद्व समास यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखिए द्वंद्व समास है, इसके पद प्रधान होते हैं और योजक विपरीत होते हैं, ठीक है ना। इसको दो बार हम पढ़ दिए हैं दोबारा, लेकिन यहाँ हम देख लेंगे क्या, यहाँ ट्रिक देखेंगे क्या? योजक, ठीक है ना, यहाँ पर योजक चिन्ह आना चाहिए। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये होता है। और दूसरा क्या? विपरीत, ठीक है ना, विपरीत वर्ड हमको आना चाहिए। जैसे विपरीत का मतलब क्या? जैसे विलोम शब्द, क्या आना चाहिए? विलोम शब्द आना चाहिए। अगर हमको जहाँ विलोम शब्द दिखाई दे देगा और जहाँ हमको योजक लगा हुआ चिन्ह दिखाई दे देगा, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है? वह द्वंद्व समास है, ठीक है ना। तो विलोम क्या होता है? जैसे दिन का क्या होता है विलोम? तो दिन का क्या होता है? रात होता है। जैसे अगर मान लिया जाए, यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ जैसे एग्जाम्पल उदाहरण हमको दिया हुआ है। उदाहरण देखिए, यहाँ क्या है ना कि हाथ पाँव, इसमें योजक चिन्ह दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास है। इसमें योजक चिन्ह है तो हम देख लेंगे ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ देखिए दिन रात, सीधा क्या लिखा है? सीधा लिखा है, इसमें दिन और रात लिख दिया है, ठीक है ना, लेकिन इसमें योजक चिन्ह तो नहीं दिया है। लेकिन ये क्या है? ये विलोम है, एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का यहाँ पर ये विलोम दिया हुआ है। जैसे दिन का क्या है? दिन का रात होता है। क्या दिया कि दिन का रात होता है, तो दिन का रात होता है, देखिए यहाँ पर विलोम है, तो इसमें योजक चिन्ह का कोई जरूरी नहीं है। अगर विलोम भी आपको अगर दिखाई दे देगा ना, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, तो वह द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर योजक चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है, ठीक है ना। भाई बहन, भाई बहन क्या है? तो विलोम है और इसमें योजक चिन्ह नहीं है ना, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा तो आप तो वहाँ समझिए जाएंगे कि ये क्या है? ये द्वंद्व समास है। लेकिन अब देखिए आकाश पताल, आकाश पताल क्या है? एक दूसरे का क्या है? तो विलोम है। तो आकाश पताल में भी एक दूसरे का विलोम आ गया, तो यहाँ भी हम इस चीज़ को निर्णय कर लेंगे कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, अब आगे हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या है? द्विगु समास है। इसके पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, ठीक है ना, ये विशेषण कहलाता है, जिसमें संख्या का बोध, गिनती का संख्या, ठीक है ना, जिसमें आपको गिनती का संख्या, आपको इसमें संख्या का बोध अगर जहाँ करा देगा, ठीक है ना। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रिलोकी का मतलब क्या होता है? तीनों लोक, तीनों लोक का मतलब क्या हो गया? तीन हो गया, संख्या का बोध हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्या है? अगला है दोपहर, दोपहर का मतलब क्या? दो, ठीक है ना, संख्यावाचक का बोध इसमें हो गया। छमाही, छमाही में क्या हो गया? छमाही का मतलब 6 होता है, यह क्या हो गया? संख्या का बोध करा दिया। दुअन्नी हो गया, जैसे तिमाही हो गया। पंचवटी का मतलब 5 होता है। चौराहा का मतलब 4 होता है। सतसही का मतलब 7 हो गया, समझ गए ना। तो इसमें क्या हो गया? संख्या का बोध करा दिया। जिसमें संख्या का बोध करा देगा वो क्या कहला जाएगा? वह द्विगु कहलाता है, ठीक है। अब अगला नंबर हम देखेंगे, छठा नंबर देख लेते हैं, छठा नंबर, ठीक है ना। वीडियो में आप बने रहिए, अब कुछ ही देर में हम आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इसके बाद अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। इसमें पहला पद क्या होता है? अवयव होता है या आपको
क्या दिखाई देना चाहिए, उपसर्ग दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। आपको अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको इसमें उपसर्ग दिखाई देना चाहिए। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब समझते हैं ना, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले जो वर्ड लगा रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं, अब बाद वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रति, तो प्रति क्या हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। दिन क्या हो गया, तो दिन प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। देखिए प्रतिदिन, पहले हम बोल रहे हैं प्रतिदिन, तो पहले प्रति आ रहा है, तो आपको इसमें क्या आ गया, इसमें उपसर्ग आपको आ गया क्या, प्रति, इसका मतलब अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला नंबर है क्या, प्रति मास। देखिए यहाँ प्रति आ गया, इसका प्रति उपसर्ग इसमें आ गया। यथासंभव, यथासंभव में क्या आ गया, यथा आ गया। आजन्म में क्या आ गया, आ गया उपसर्ग। बेकाम में क्या आ गया, तो बे आ गया। उसी प्रकार से यथाशक्ति में भी, इसमें भी यथा आ गया। अब इसके बाद एक चीज़ आपको ये समझना है, ठीक है। आपको तो ये कोई भी वर्ड में आपको क्या ढूंढना है, पहले आपको उपसर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है। अगर उपसर्ग आपको जिसमें दिया रहेगा, जिसमें उपसर्ग आपको पता चल जाएगा, तो सीधा सीधा उसको मार लेंगे, क्या, सीधा सीधा उसको अव्ययी भाव मारेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि रात, रात दिया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या है, रात, रात दिया हुआ है। अब इसमें जो कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन कैसे आएगा, जो यहाँ से हम समझेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या, यहाँ हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं द्वंद्व समास से देखते हैं, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास में हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखेंगे। अब देखिए द्वंद्व समास में हम आपको क्या कहे थे, इसमें योजक चिन्ह आना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए, ठीक है ना। योजक या आपको क्या आना चाहिए, विलोम आना चाहिए। योजक या क्या आना चाहिए, तो विलोम आना चाहिए। हम यहाँ क्या लिखे, देखिए यहाँ लिखे दिन रात, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख दिए, दिन दिन लिख दिए, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताइए कि इसमें भी हम योजक दे दिए, लेकिन अब इसमें जो है कि कौन द्वंद्व समास है और कौन अव्ययी भाव समास है। तो आपको देखिए दिन रात, ये विलोम है, एक दूसरे का ये विलोम है ना, तो विलोम है, इसका मतलब ये द्वंद्व हो गया। लेकिन दिन दिन आ गया, क्या आ गया, दिन दिन, ये एक दूसरे का विलोम नहीं है। अगर एक जैसा वर्ड अगर दो बार लिखा रहेगा तो वह द्वंद्व समास नहीं होगा, चाहे उसमें योजक चिन्ह क्यों नहीं दिखाई दे, तो वह द्वंद्व समास नहीं होगा। वह क्या होगा, तो वह होगा अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया, जैसे देखिए रात रात दिया है, रात रात दिया है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर रात और योजक चिन्ह दे करके रात लिख देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या, तो ये द्वंद्व समास हो जाता, ठीक है ना। इसमें ये एक दूसरे का विलोम होना चाहिए, लेकिन एक जैसा वर्ड है इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। ये याद रखना है, दिन दिन जैसे ये अव्ययी भाव समास है। ये इस तरह का जो है ना वर्ड आपको कन्फ्यूज ज़्यादा करता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास हो गया। अब हम अगला चलते हैं, क्या अगला नंबर हम आपको चलते हैं, आप प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। इत्मीनान से आप वीडियो में बने रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या कहे हैं, किसी भी वर्ड को क्या करना है, किसी भी वर्ड को उसको विग्रह करना है। देखिए राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र, ठीक है ना। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र। इसी तरह से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो राजा का पुत्र, देखिए कारा का चिन्ह आ गया कि नहीं, कारा का चिन्ह इसमें आ गया का, इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें कारा का चिन्ह आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा नंबर हमको दिया है कि हाथी हाथी में कौन सा समास है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए हाथी, और एक तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं हाथी, ऐसे योजक चिन्ह दे दिए, और एक लिखते हैं क्या, एक आपको लिखते हैं यहाँ पर हाथी, और फिर लिख देते हैं क्या, हाथी। हम इस तरह से लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इसमें योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, इसका मतलब यह नहीं कि यह द्वंद्व समास है, ठीक है ना। द्वंद्व होने के लिए क्या, योजक चिन्ह भी होना चाहिए, और एक दूसरे का क्या होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हाथी आती है, एक जैसा वर्ड अगर सीधा दिखाई दे देगा, अगर दो बार लिखा हुआ या तीन बार या चार बार, तो आपको समझ जाना है वो क्या है, तो वह अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो दूसरा का आंसर हो गया यहाँ पर 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा नंबर देखते हैं।
देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है रात दिन में कौन सा समास है। तो देखिए रात दिन साथ में योजक चिन्ह भी लिखा है। देखिए यहाँ हम समझेंगे कि रात दिन, ठीक है ना, साथ में योजक चिन्ह भी है लगा हुआ, ठीक है ना, योजक चिन्ह लगा है, लेकिन योजक चिन्ह देख करके हमको सिर्फ ये नहीं तय कर देना है कि वह द्वंद्व समास है, ठीक है ना, इसमें हमको ये भी देखना है कि विलोम लिखा हुआ है, एक दूसरे का विलोम इसमें है कि नहीं है। तो देखिए दिन का रात, रात का दिन होगा कि नहीं होगा, तो एक दूसरे का विलोम भी है, इसका मतलब ये क्या है, यह जो है कि द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला हम चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है। देखिए महात्मा, हम क्या आपको बताए थे कि महात्मा हमको कैसे मिलता है, महात्मा हमको अपने कर्म से मिलता है। कोई आदमी किसी को महात्मा नहीं कह सकता है, महात्मा के लायक आपको कर्म करना पड़ेगा, खुद ही आदमी क्या कहने लगेगा, महात्मा कहने लगेगा, ठीक है ना। आप जिस तरह का कर्म कीजिएगा वैसा लोग आपको कहना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये महात्मा जो है कर्म से प्राप्त होता है, इसलिए क्या हो गया, ये कर्मधारय हो गया, ठीक है। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमें कह रहा है क्या कि त्रिभुज, यहाँ हम देख लेंगे क्या कि त्रिभुज में कौन सा समास है। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, तीन हो गया। त्रिभुज जो है कि तीन, देखिए तीन भुजा से मिलकर के बना होता है, लेकिन त्रिभुज में संख्या का बोध करा दिया। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन होता है, जिसमें संख्या का बोध हो जाता है वो क्या कहलाता है, वह द्विगु कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा